हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। फाइंड 3 consecutive even numbers such that the sum of the first and last number exceeds the second number by 10। तो पहले तो हमें ये जानना है कि consecutive even numbers क्या होते हैं और फिर इस सेंटेंस को इक्वेशन में बदली करेंगे। देखिए बच्चों, 3 consecutive even numbers के बारे में कहा है। मैंने ये पहले भी सिखाया है, दोबारा जिसने वो वीडियो नहीं देखा ये उनके लिए है कि 3 consecutive even numbers कैसे होते हैं। देखिए, अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं 2, तो इसका consecutive even number 4 होगा और फिर 6, मतलब 2 के बाद 4, एक 3 को कट करते हुए 4, 5 को कट करते हुए 6, ये इवन नंबर्स हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, यहाँ तो नंबर्स ही नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है, कोई भी नंबर ले ले 2, यहाँ फर्स्ट नंबर 2 है तो 2 के साथ +2 करते हैं तो सेकेंड नंबर मिलता है और 2 के साथ +4 करें तो 6 मिलता है। इसी तरह और एक नंबर देखते हैं 4, 6 और 8, ये भी कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स है। 4 के बाद 5 ऑड नंबर कट, 6 के बाद 7 ऑड नंबर कट। तो अगर हम इसे फर्स्ट नंबर माने तो 4 + 2 देखिए 6 आ रहा है और 4 + 4 8 आ रहा है। तो पैटर्न क्या बन रहा है, हम जो भी नंबर पहला लेंगे सेकेंड नंबर उसका +2 होगा और थर्ड नंबर उसका +4 होगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ, अगर हमारा नंबर फर्स्ट x है तो सेकेंड नंबर होगा x + 2 इस पैटर्न के हिसाब से और सेकेंड नंबर होगा x + 4 इस पैटर्न के हिसाब से, +2 फिर +4। ठीक है, सो लेट आवर इवन नंबर्स बी x, x + 2 एंड x + 4। कंडीशन क्या दी गई है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, मतलब इसका और इसका सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर एक्सीड्स मतलब बड़ा है, सो इक्वल टू सेकेंड नंबर जास्ती है। कितना जास्ती है सेकेंड नंबर से, सेकेंड नंबर से ये 10 जास्ती है। बस इतना ही बच्चों, यही हमारा इक्वेशन। तो अगर x के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1, 1 + 1 2x + 4 = 1x + 12, मतलब x को हम नंबर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो हमने नंबर को नंबर के साथ ऐड करके यहाँ लिखा है। अब ये +1x यहाँ आ जाएगा क्योंकि हम सारे x इधर और सारे नंबर्स राइट हैंड साइड में लेने वाले हैं। तो 2x तो पहले ही यहाँ है, +1x यहाँ आ गया तो ये -1x हो गया। 12 तो पहले से ही राइट साइड में है, अगर हम +4 को यहाँ लाए तो ये -4 हो गया। इसे कहते हैं ट्रांसपोज मेथड। 2x में से x चला गया तो x, क्योंकि 2 - 1 1 होता है, 1 हम दिखाते नहीं हैं। 12 - 4 8। तो हमारे नंबर्स क्या हैं, अभी x की वैल्यू मिल चुकी है तो हमारा पहला नंबर है 8। अब x की जगह मैं 8 लिखूं तो 8 + 2 क्या हुआ 10, तो हमारा सेकेंड नंबर है 10। अब फिर से मैं x की जगह 8 लिखूं तो 8 + 4 क्या है 12। सो आवर नंबर्स आर 8, 10 एंड 12। How many kilograms of tea worth ₹300 per kg should be mixed with 10 kg of tea worth ₹240 per kg to produce a mixture to cost ₹260 per kg? देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, how many kilograms of tea, तो हमें पता नहीं तो हम बोलेंगे let it be x kilograms of tea। ठीक है, वो कितना है 1 kg, 300 रुपीज है इसका 1 kg। should be mixed with मतलब हम 300 रुपीज वाला जो चाय है वो हम कितना केजी मिक्स करेंगे विथ 10 kg ऑफ टी वर्थ ₹240 पर kg, और हमें इसे मिक्स करना है 10 kg ऑफ टी विथ जिसकी वैल्यू है 240 रुपीज टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर, जिससे हमें एक ऐसा मिक्स मिले 260 पर kg का। तो अब देखिए इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटी क्या हो गया 300 रुपीज जो कॉस्टली हमारा चाय है, कॉस्टली चाय का x kg भी मिक्स हो जाएगा और ये जो चीप है हमारा सस्ता है वो भी इधर मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ जितने भी केजीस है 2 सपोज कर लीजिए तो 2 + 10 12 हो जाएगा, 3 होगा तो 3 + 10 13 हो जाएगा। अब यहाँ x है तो हमने x + 10 kg लिखा है। सो ये है मिक्सचर। तो देखिए कॉस्टली और सस्ता दोनों मिलाया तो इन दोनों का बीच का वैल्यू निकल कर आया।
तो अभी हमने सिर्फ केजी और रेट लिखा है, अब हमें इसकी वैल्यू भी तो निकालनी है। तो वैल्यू क्या होगा बच्चों, देखिए अगर 1 किलो चाय 300 रुपीस है तो 2 kg चाय कितना होगा, 300 इंटू 2 600। मतलब हम क्या करते हैं, पर केजी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द वैल्यू पर केजी, और हम जितना केजी चाय लेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलता है। इसी तरह हमें इधर भी वैल्यू निकालना है। x इंटू 300 इज द वैल्यू ऑफ कॉस्टली टी, फिर ऐड करेंगे 10 kg ऑफ 240 रुपीज, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ kg कितना है x प्लस 10, तो इसे टोटली 260 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें ये सारा ये दोनों इसमें मिलने वाला है। करेक्ट, इस मिक्सचर में ये दोनों kgs जाने वाले हैं, मतलब 260 को इससे भी और 260 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमारा इक्वेशन ऐसे बन गया। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब 260 को x के साथ भी मल्टीप्लाई, प्लस के नीचे प्लस, 260 को 10 के साथ भी मल्टीप्लाई। अब हम सारे x इधर लाएंगे और सारे नंबर्स इस तरफ। सो 300 तो पहले से ही x इधर है, 260x इधर आएगा तो माइनस 260x हो जाएगा, 2600 पहले से ही इधर है, प्लस 2400 इधर आएगा तो माइनस 2400 हो जाएगा। सो ये 40x इज इक्वल टू कितना हुआ, 2600 माइनस 2400, 200। सो x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, इधर आएगा तो डिवीजन, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कैंसिल, 4 1s are 4 5s are 20, मतलब x क्या है 5 kg। दैट मीन्स वी विल बी मिक्सिंग 5 kg इन ऑफ 300 रुपीज per kg costly tea to get this mixture. Okay. अब केस स्टडी पे चलते हैं। अंकिता started a handicraft business with an investment of this much, 7,14,600। मतलब अंकिता ने बिजनेस स्टार्ट किया इतने पैसे से। The monthly operating cost of her business is this much, मतलब हर महीना उसे इतना खर्चा उठाना पड़ रहा है। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओवरहेड्स एंड एवरेज सैलरी पर पर्सन, वो मैं लिख लेती हूँ। हाँ बच्चों, तो मैंने यहाँ वो बिजनेस चलाने के लिए वो क्या क्या खर्चा कर रही है, रेंट 20,000, इलेक्ट्रिसिटी 5,000, ओवरहेड्स 40,000। अभी रेंट मतलब भाड़ा बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ओवरहेड्स मतलब चाय पानी का खर्चा और ट्रैवलिंग का खर्चा, और सैलरी पर पर्सन मतलब एक आदमी को रखने का, मतलब एक आदमी की सैलरी का अमाउंट दिया गया है। सैलरी पर पर्सन मतलब ये 1 पर्सन का सैलरी है। अब यहाँ और इंफॉर्मेशन दी गई है। शी हायर्ड 6 पीपल टू रन द ऑपरेशंस, मतलब उसने 6 लोगों को काम पे लगाया, एंड वॉज एबल टू अर्न ओनली ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द फर्स्ट 4 मंथ्स, और पहले 4 महीने तो उसे ये ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना लग रहा था उतना ही वो कमा पा रही थी। मतलब उसका ना इधर प्रॉफिट था और ना ही लॉस, मतलब इधर जितना भी उसका खर्चा हो रहा था उसे इस बिजनेस में, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में उतना वो पैसा उठा पा रही थी। From the 5th onwards, 5th month, she earned an average of rupees 50,000 per month above the operating cost. लेकिन 5वें महीने से उसने इसके अलावा 50,000 कमाना शुरू किया। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड शी रिकवर हर इन्वेस्टमेंट, मतलब कितने महीनों के बाद उसे अपना डाला हुआ पैसा निकाल लिया। तो पहले तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है शी हायर्ड 6 पीपल, तो ये तो सैलरी 1 पर्सन की है, तो अगर उसने 6 पीपल को हायर किया तो 6 पीपल का सैलरी ऐड होना चाहिए, बरोबर। तो 6 पीपल का सैलरी कितना हुआ बच्चों, 90,000 है ना। कैसे आया, एक सैलरी है 15,000, तो 6 लोगों का सैलरी कितना हुआ बच्चों, 90,000 ना। एक जन को वो 15,000 पगार दे रही है, तो 6 जन को वो 90,000 पगार देगी, तो ये उसका चेंज हो गया। लेकिन ये जो है ये तो वैसे ही रहेगा। रेंट तो 6 पीपल आएंगे तो भी तो उसको भाड़ा थोड़ी, एक एक इंसान अगर आता जाएगा थोड़ी भाड़ा बढ़ने वाला है, रेंट तो वही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी उसका वही रहने वाला है, और ओवरहेड्स एक्सपेंसेस भी वो वही रखने वाली है। तो मतलब अब उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट ये नहीं है, ये हो गया।
जहां सैलरी चेंज हो गया बाकी रेंट इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड्स वही रहा। तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हुआ बच्चों? उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऐड करके पता करेंगे। उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट हो रहा है 1,55,000। तो ये उसका 4 महीना ऐसे ही चल रहा था। देखिए, she was able to earn only operating cost in the first 4 months। मतलब 4 महीने वो इतना कमा रही थी। तो अगर मतलब हर महीना इतना कमा रही थी, 4 महीना यही उसका अमाउंट था। तो पहले तो 1 महीने के लिए मिल गया हमें। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर 1 मंथ इज 1,55,000। इतना उसका खर्चा है, और वो जो वसूल भी कर रही थी। और ऐसे वो कितने महीने कर रही थी? 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स में उसने कितना कमाया बच्चों? 4 इंटू 1,55,000 है ना। सो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6। बरोबर है? चेक कर लेती हूँ। हाँ बच्चों, कैलकुलेशन बरोबर है। अब ये 4 मंथ्स हो गया बच्चों। तो क्या वो यहाँ कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड शी रिकवर हर इन्वेस्टमेंट? कितने महीनों के बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल पाई? देखिए, यहाँ 4 महीने के बाद फिर उसने इतना इन्वेस्ट किया, लेकिन अभी तक उसका अर्निंग्स इससे कम ही है। तो क्या उसने रिकवर किया 4 महीने में? नहीं। अभी 5th मंथ पे चलते हैं। सो 5th मंथ में क्या कहा है? उसने 50,000 जास्ती कमाया अबाउ द ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब ये तो कमाया ही कमाया ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे वो हमेशा 4 महीने से कमा रही है, इससे ज्यादा 50,000 भी कमाया। मतलब 5th मंथ में उसने कितना कमाया बच्चों? 5th मंथ अर्निंग्स, ये इसका अर्निंग्स फॉर 4 मंथ्स है। अर्निंग्स फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। दिस इज हर अर्निंग्स फॉर 4 मंथ्स। एक महीने का इतना ऑपरेटिंग कॉस्ट जो वो निकाल पा रही है, तो इंटू 4 6,20,000। अब 5th मंथ उसका अर्निंग क्या होगा? जो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो तो वो कवर कर रही है, प्लस 50,000 एक्स्ट्रा भी उसको मिल रहा है। मतलब वो 5th मंथ में 2,05,000 कमा रही है। 2 लाख ऐसे आएगा, 2,05,000 वो कमा रही है। तो अब 4 महीने में इतना कमाया और 5वें महीने में इतना, तो ऐड करके देखते हैं। 8,25,000 अब ये क्रॉस कर चुके बच्चों। देखिए, इन्वेस्टमेंट उसका इतना था, लेकिन अब उसने इतना कवर कर लिया। तो मैं क्या कह सकती हूँ? आफ्टर 5 मंथ्स शी रिकवर्ड हर इन्वेस्टमेंट। 4 महीने में इतना और 1 महीने में इतना। तो हमारा ए आंसर है आफ्टर 5 मंथ्स। ठीक है। अब नेक्स्ट, Ankita hired some employees once she recovered her investment. Write an algebraic expression to show her operating cost after hiring. मतलब अंकिता ने जैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट मिल गया उसे वापस, उसे लगा कि हाँ अभी ये बिजनेस सेट हो गया है, मैं और थोड़े लोगों को लेती हूँ। तो उसके लिए आप क्या algebraic एक्सप्रेशन लिखोगे? टू शो हर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा? तो देखिए बच्चों, ये तो चेंज नहीं होने वाला है ना। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओवरहेड्स ऐसे नहीं कहा है वो उसका भाड़ा बढ़ गया, उसका इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट तो फिक्स्ड है, लेकिन ये जितने लोगों को लेती जाएगी उतना उसको 15,000 देते रहना पड़ेगा। 2 लोगों को लेगी तो 15,000 इंटू 2, 3 लोगों को लेगी तो 15,000 इंटू 3। मतलब हर बार वो सैलरी एक एक जन को 15,000 देती जाएगी। तो जितना इधर नंबर होगा उतना 15,000 इंटू नंबर। 4 को लेगी तो 15,000 इंटू 4। तो यहाँ इन्होंने कहा नहीं है कितने लोगों को ले रही है, बस कहा है इक्वेशन करके बताइए। तो हम मानेंगे लेट हर हायर एक्स नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। अगर उसने एक्स नंबर ऑफ पीपल को हायर किया तो 15,000 इंटू एक्स हो जाएगा, राइट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट ये तीनों भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हमसे ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछा है। सो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओवरहेड्स विल नॉट चेंज। सो व्हाट इज दिस? रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस 40,000, मतलब टोटल क्या है? 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 5 65। सो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस ओवरहेड प्लस
सैलरी जितना, कितना, सैलरी पर पर्सन इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने लोगों को लेने वाली है वो हमें पता नहीं, तो हम x लेंगे। तो रेंट तो है 20,000, इलेक्ट्रिसिटी है 5,000, ओवरहेड एक्सपेंसेस है 40,000 और सैलरी है 15,000 इंटू एक्स। तो ये है हमारा इक्वेशन। 20 नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 5 65। लेकिन 65 को हम 15,000 एक्स से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो ये है इसका क्या बोलते हैं, ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू शो हर ऑपरेशन कॉस्ट आफ्टर हायरिंग। मतलब ये होगा उसका अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट उसके बिजनेस का। ये हो गया हमारा बी। अब सी देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ our operating cost after hiring is 2,15,000 per month, find the total number of employees she has। तो अब उन्होंने हमें अमाउंट भी दे दिया है, मतलब उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट अब 2,15,000 है, मतलब हर महीना अभी उसको 2,15,000 रुपया खर्च करना पड़ रहा है बिजनेस चलाने के लिए। तो इससे बताइए अब उसके पास कितने एम्प्लॉयज हैं। देखिए बच्चों, हमारे लिए तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अब ये है और उनके लिए अब ये है, मतलब ये इक्वेशन ही तो इसके इक्वल है ना। तो हमारा ये जो 65,000 है, दिस इज आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है आफ्टर हायरिंग, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 2,15,000 विच इज गिवन इन द इक्वेशन, है ना। उनके हिसाब से अब अंकिता इतना खर्च कर रही है, हमारे हिसाब से ऑपरेटिंग कॉस्ट ये प्लस सैलरी इतने लोगों का, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सो ये 15,000 एक्स तो इधर ही रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, ये प्लस 65,000 इधर आएगा तो माइनस 65,000 हो जाएगा। तो 15,000 एक्स इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1,50,000 हो रहा है और ये x इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000। ऊपर 3 जीरो नीचे 3 जीरो गए तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15, 15 मंजार 15 और ये एक जीरो 10। मतलब हमने क्या माना था, सैलरी पर पर्सन इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसने अपने कितने हैं अभी, 10 है। ठीक है, सो शी हैज 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट प्रेजेंट। दैट्स ऑल बच्चों। अब यहां देखिए, एन ऑफिसर गॉट एन इंक्रीज इन सैलरी बाय 2,450 ऑन हिज प्रमोशन। मतलब कोई ऑफिसर है, उसे अभी इतना ज्यादा रुपए मिलने लगे हैं सैलरी प्रमोशन के वजह से। नाउ ही हैज अ सैलरी ऑफ 27,000, व्हाट वाज हिज सैलरी अर्लियर। मतलब अब उनकी सैलरी 27,000 है, पहले कितनी थी। इसका मतलब क्या हो बच्चों, पहले कुछ अर्लियर सैलरी, मतलब अभी हमें वही पूछा गया है, अर्लियर सैलरी कुछ भी हो, उसके साथ अभी उसे कितना इंक्रीमेंट मिला है, कितना उसका प्रमोशन के वजह से कितना सैलरी बढ़ गया है, इतना। तो जो भी उसकी करंट सैलरी, मतलब जो भी उसकी प्रीवियस सैलरी थी, अर्लियर को हम प्रीवियस भी लिख सकते हैं बच्चों, जो भी उसकी प्रीवियस सैलरी थी उसके साथ ये प्रमोशन का अमाउंट ऐड करेंगे तभी तो हमें करंट सैलरी मिलेगा, है ना। पहले जो भी सैलरी थी, अब उसके वजह से, उसको प्रमोशन के वजह से इसकी सैलरी इतनी बढ़ गई है, तो पहले सैलरी और ये 2,450 को ऐड करने पर ही करंट सैलरी मिलेगा। तो हमें प्रीवियस सैलरी क्या है पता नहीं, तो हम x लेंगे विच इज इक्वल टू करंट सैलरी उसका क्या है 27,000। तो x इधर ही रहेगा, नंबर को नंबर के साथ मिलाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, सो ये होगा 24,550, 24, 25, 26, 27। हाँ, तो मतलब उसकी प्रीवियस सैलरी थी 24,550 रुपीज। इसके वजह, उसके बाद उसकी सैलरी इतनी इंक्रीज हो गई, तो ये दोनों को ऐड कीजिए, ये बरोबर 27 ही आपको आएगा। ये 10th सम भी सेम है बच्चों। ए न्यूज़पेपर बॉय गॉट 42 न्यू कस्टमर्स दिस मंथ, ही इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू 673 कस्टमर्स, हाउ मेनी कस्टमर्स डिड ही हैव बिफोर। सो हम इसी तरह लिखेंगे, प्रीवियस कस्टमर्स उसके पास कितना था वो पूछा गया है, तो हमें पता नहीं कितने थे उसके कस्टमर्स, प्लस 42 न्यू कस्टमर्स इस मंथ आए, सो न्यू कस्टमर्स है 42। सो करंटली उसके पास कितने कस्टमर्स है, करंटली ही इज हैविंग 673। तो x को इधर ही रखेंगे, 42 को यहां से यहां लेके जाएंगे,
3 - 2 1, 7 - 4 3, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 6। सो उसके पास पहले 631 कस्टमर्स थे, इस महीने 42 जुड़ गए तो दोनों मिलाकर 670 हो गया। लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर का, इन अ पर्स देयर आर 20 रुपीज नोट्स, ठीक है 20 रुपीज नोट्स ऐसे लिखते हैं, 20 रुपीज नोट्स, 10 रुपीज नोट्स, 10 रुपीज नोट्स एंड 50 रुपीज नोट्स, ठीक है इसके पास 3 नोट्स हैं, 20 रुपए के, 10 रुपए के और 50 रुपीज। द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स एक्सीड्स, मतलब ज्यादा है, 2 times the 2 10 rupee notes by 1, and the number of 20 rupee notes are 5 less than the number of 10 rupee notes. If the total value of the money in the purse is 860, find the number of each variety of notes. ठीक है, पहले बच्चों पहला सेंटेंस तो हमने इधर लिख लिया। अब यहां देखिए 50 नोट्स 10 रुपी नोट से डबल है और एक ज्यादा भी है, और ये जो 20 रुपी नोट्स है, द नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स आर 5 लेस देन नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, मतलब 10 रुपीज नोट्स जितने भी हैं उससे 20 रुपए नोट्स जो है 5 कम है, मतलब ये दोनों के लिए 10 रुपी नोट से बीच में आ रहा है। 50 को भी 10 रुपी नोट से कंपेयर किया गया है, 20 रुपी नोट को भी 10 रुपी नोट से कंपेयर किया गया, तो ये हमारा बेस है, तो हम मानेंगे लेट देयर बी एक्स 10 रुपी नोट्स। हम ऐसे मानेंगे हमारे पास कुछ 10 रुपी नोट्स हैं जो एक्स नंबर के हैं, ठीक है, वो 4 10 रुपए नोट हो सकते हैं, 5 10 रुपए नोट हो सकते हैं, हमें पता नहीं इसीलिए हमने एक्स माना है। अब यहां कहा है द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स कितने हैं, एक्सीड्स 2 times, 2 times मतलब इसका 10 रुपी नोट से डबल है, सो डबल है मतलब यहाँ 4 नोट है तो यहाँ 8, सो 2 × 4 8 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 6, तो 2 × 3 6 होगा, तो यहाँ जो भी है उसका डबल बाय 1, और एक ज्यादा भी है, डबल तो है ही 10 रुपए नोट का डबल भी है और एक ज्यादा है, ये हो गया। फिर द नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स आर 5 लेस देन नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, मतलब जितने भी 10 रुपए के नोट है उससे 5 कम 20 रुपए के नोट्स है, और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ द मनी इन द पर्स इज 860, टोटल वैल्यू इसकी 860 है। बच्चों टोटल वैल्यू यहाँ दिया है तो हमें भी तो इसका टोटल वैल्यू मालूम होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं मानूं मेरे पास 2 20 रुपए वाले नोट है तो मेरे पास कितने रुपए हुए, 20 × 2 40 रुपीस हो गए, मतलब यहाँ जितने भी नंबर्स हैं, क्वांटिटी जितनी भी है, वैल्यू को उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें टोटल वैल्यू मिलेगा, है ना। सो अगर मेरे पास 3 20 रुपए वाले नोट है तो मेरे पास कितने रुपए हुए, 20 × 3 60 रुपीस, मतलब 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रुपीस का वैल्यू मिलेगा। फिर ऐड, क्योंकि ये सबका मिलाकर 860 है, 10 रुपी नोट्स कितने हैं, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको किया वैसे ऐसे 10 × x 10x, फिर 50 को भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 2x + 1, ठीक है। जब भी हमारे पास नोट्स होते हैं वो डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा। जैसे अगर 10 रुपीस नोट है आपके पास, 10 रुपए का नोट है और 5 नोट है तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 50 रुपए। क्या किया हमने, 10 रुपी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, यही मैंने इधर भी किया। अब ये सारे वैल्यूज हैं, ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें x मिलेगा जो हमें बताएगा कितने 10 रुपए के नोट है। 20 × x 20x, माइनस के नीचे माइनस, 25 are 100, 50 × 2x is 100x प्लस 50 × 1 is 50। अभी सारे x को ऐड करते हैं, 100 100 110 130x, और ये नंबर्स को इंटीजर्स का रूल लगाते हैं, एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। x को इधर ही रखेंगे, नंबर को भी इधर, तो ये -50 यहां चला जाए तो +50 हो जाएगा, तो यहां x यहां नंबर्स, तो 860 + 50 कितना आ रहा है, 910। सो x इज इक्वल टू 910 बाई 130, 0 से 0 गया, 91 डिवाइडेड बाय 13,
सो 13 1 जार 13 7 जार, सो x की वैल्यू जो है वो 7 निकल कर आई है। और हमने x को क्या माना, 10 रुपये नोट, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 10 रुपीज नोट्स कितने हैं, x मतलब 7 10 रुपये नोट्स हैं। 10 रुपीज के नोट्स कितने हैं, 7। 20 रुपये नोट्स कितने हैं, x माइनस 5, x तो अभी हमें मिला 7, सो 7 माइनस 5 2। सो 20 रुपये नोट्स कितने हैं हमारे पास, 2। फिर x को इधर डालिए, 50 रुपीज नोट्स कितने हैं पता चलेगा। 2x, x की जगह 7, 2x 2 इंटू 7 14, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो तो पहले बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। सो 2 7 आर 14, 14 प्लस 1 15, सो 15 नोट्स है 50 रुपये नोट की। बस इतना ही हमारा आंसर है बच्चों। सो ये हमारा सम तो हो गया। अगर आपको क्रॉस चेक करना है क्या मेरा सम राइट है, तो आप ये रफ कॉलम में करके देखिए। 10 रुपीज नोट 7 है, तो 7 10 रुपए के नोट मतलब 10 इंटू 7 70, 20 इंटू 2 40, 50 इंटू 15 750, 860, देखिए 860 आ रहा है ना। बस यही हमारा क्रॉस चेक करने का तरीका था। इसी के साथ हमने ये चैप्टर खत्म किया बच्चों। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये सम अभी आसान हो गए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।